नमस्कार साथियों, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है। मां गंगा की गोद, हिमालय की छाया और ऋषि मुनियों की तपस्थली, इस देवभूमि में स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से आप सभी को प्रणाम और आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने अपना एक बहुमूल्य क्षण निकाला और आप इस ऑनलाइन माध्यम से हम सबके साथ जुड़ रहे हैं। साथियों, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही यूं तो जैसा हमारे कुलपिता का दिव्य स्वप्न रहा, उसके अनुरूप विविध रूपों में युवाओं को गढ़ने की टकसाल के रूप में देव संस्कृत विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है और विगत कुछ वर्षों का इतिहास ही इसके गढ़े हुए कीर्तिमानों के आधार पर बताता है कि आने वाला भविष्य स्वर्णिम है और हम नित नए कीर्तिमान छू रहे हैं। श्रद्धेय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही विविध लीडर्स जो यहां पर पधारते रहे या जिन्हें आमंत्रित किया गया, देश और विदेश के विविध क्षेत्रों में विविध रूपों में जिन्होंने कीर्तिमान गढ़े, उनके माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जाता रहा है। वर्तमान समय में इस ऑनलाइन माध्यम से भी लर्न फ्रॉम लीडर्स सीरीज का एक नया अंक शुरू किया जा रहा है, जिसके पहले एपिसोड में आप और हम सभी आपस में जुड़ रहे हैं। साथियों, इस देव टॉक सीरीज में लर्न फ्रॉम लीडर्स की थीम पर हम देश के विभिन्न कोनों से, विश्व के विभिन्न कोनों से विविध लीडर्स को, यंग एस्पिरेंट्स को सुनेंगे और उनके माध्यम से विविध चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि ज्ञान और अनुभव बांटने से बढ़ता है, तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने अनुभव यहां पर बांटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ ही आप सभी भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसके माध्यम से इस प्रसारण को सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, कैसा हो यदि आपके माध्यम से यह प्रसारण और यह ज्ञान और यह अनुभव अन्य लोगों तक भी जाए। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने साथियों तक इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें, ताकि सभी मिलजुल करके इसका लाभ ले सके। आइए इस क्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आज के इस पहले एपिसोड में, जो कि हमारे कुलपिता युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की जन्म जयंती के इस सप्ताह में एक नए कलेवर में हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन को प्रेसाइड कर रहे हैं ऑनरेबल डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, प्रो वाइस चांसलर देव संस्कृत विश्वविद्यालय, जिनके इनॉग्रल एड्रेस के माध्यम से इस क्रम को हम लोग शुरू करेंगे। साथ ही साथ आज के इस सेशन की चेयर हैं श्रद्धा ठक्कर जी, जो कि हमारे साथ यूएसए से जुड़ रही हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पोजीशन पर कार्यरत हैं। कीनोट स्पीकर के रूप में इस सत्र में हमारे साथ जुड़ रही हैं प्राची सिंह जी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पैडोवा इटली में शोध कर रही हैं। साथ ही साथ बेंगलोर के इलेक्ट्रिक इंजीनियर साइप्रस कंपनी में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आकाश सोनी जी एज एन एमिनेंट स्पीकर हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, और हेमंत सिंह जी, जो कि दिल्ली में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंटेंट डेवलपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एमिनेंट स्पीकर के रूप में इस सत्र में हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। तो साथियों, आइए इस क्रम को शुरू करते हैं और लर्न फ्रॉम लीडर थीम के पीछे क्या उद्देश्य है और इस के माध्यम से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, इस विषय को जानने के लिए बेहतर इससे क्या हो सकता है कि हमारे सामने एक ऐसे आदर्श, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से पूरे विश्व में विविध रूपों में अपनी छाप छोड़ी है। चाहे आज हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत के एक प्रतिनिधि के रूप में उन्हें देखते हैं, चाहे हम यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड पीस चार्टर को तैयार करते हुए एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर के रूप में उन्हें देखते हैं, चाहे भारत के योग को जब विश्व में इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को में मान्यता मिलती है तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो जाते हैं, और चाहे विविध रूपों में विविध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में उनके गरिमापूर्ण उपस्थिति और मार्गदर्शन, और विश्व के विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष जिनके साथ मिलकर के विविध रूपों में सोशियो स्पिरिचुअल वे में कैसे देश और विश्व का पुनरुत्थान हो, ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुवर की कृपा और आशीर्वाद से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के मार्गदर्शन से, जो पूरे विश्व में जा रहे हैं और देव संस्कृति के अलग जगा रहे हैं। आज के इस लर्न फ्रॉम लीडर सीरीज के इनॉग्रल एड्रेस के लिए अब मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर देव संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से, कि वे अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से हम सभी को वो दिशा प्रशस्त करें, जिसके माध्यम से हम सभी जुड़ करके इस लर्न फ्रॉम लीडर के इस देव टॉक सीरीज का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। ऑनरेबल डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारा प्रणाम। आज जब हम देवभूमि की इस पावन भूमि से, उस पवित्र भूमि से जिसने ऋषियों, मुनियों,
संतों, सिद्धों, साधकों, योगियों और तपस्वियों की एक नहीं अनेकों श्रृंखलाओं को बारंबार जन्म दिया है। ये भूमि थकी नहीं है। कर्मवीरों को पैदा करते हुए, सिद्धों, संतों, महात्माओं को पैदा करते हुए ये भूमि कभी थकी नहीं। और इस पवित्र भूमि पर जो ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय का पुनीत प्रांगण स्थापित है, प्रतिष्ठित है, परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की तपस्थली में, उनकी कर्म भूमि, ज्ञान भूमि में ये जो शांति कुंज का देव संस्कृत विश्वविद्यालय का पवित्र परिसर है, यहाँ से जब इस संदेश आप तक पहुँचाया जा रहा है तो इसको पहुँचाने के पीछे का उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है। उद्देश्य उन लोगों को संबोधित करना है जो कल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के भविष्य को संवारने वाले हैं। वो जो कल के लीडर्स होंगे, वो जो कल का नेतृत्व करने वाले होंगे, उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं, उनसे हम लोग क्या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, इस विषय को ध्यान में रखकर ये जो व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, तो इसमें आयोजन करने वाले सभी सदस्यों को मैं हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस सोच को लेकर आपने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला को आयोजित किया है, ये एक अत्यंत ही शुभ प्रयास है। और इसलिए शुभ प्रयास है क्योंकि इसी तरह के प्रयासों के माध्यम से वर्तमान समय की जो विभीषिकाएं हैं, इनके जहर को और इनके विष को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से आज के समय की सबसे भीषण, भयावह, दुर्भाग्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। ये जो आज की परिस्थितियां गंभीर परिवर्तनों की और भयंकर झंझावातों की परिस्थितियां हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए इन समय के प्रहारों को झेल पाना संभव नहीं है। यदि हम लोग पौराणिक समय से एक उदाहरण लेना चाहें या भाषा को उधार लेना चाहें, तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो देवासुर संग्राम की परिस्थितियां हैं। इनकी तुलना यदि हम लोग करना चाहें तो महाभारत के समय से, देवासुर संग्राम से, राम रावण के युद्ध से कर सकते हैं। अंतर मात्र इतना है कि उस समय के असुर प्रत्यक्ष रूप में हम लोगों की आंखों के सामने उपस्थित थे, और आज के समय के जो असुर हैं, आज के समय की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो बाहर की भूमि पर नहीं पर मनुष्य की मनोभूमि में विद्यमान है। यदि किसी का मन हो और किसी के मन में ऐसा भाव जगे कि वो रावण से मिलना चाहता है, तो मिलने के लिए लंका जाने की आवश्यकता नहीं है। फ्लाइट तो वैसे भी नहीं मिलेगी, कोरोना का समय चल रहा है। पर यदि जाना भी चाहे तो वहाँ पर कोई मिलेगा नहीं। पर यदि रावण से मिलने का मन हो तो मनुष्य के मन में झांक लेना पर्याप्त है। स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता के रूप में, क्षुद्रता, निकृष्टता के रूप में, छोटे चिंतन, छोटे भाव के रूप में, कामुकता, लोलुपता के रूप में जो दुष्प्रवृत्तियां इंसान के व्यक्तित्व के अंदर आकर के विद्यमान हो गई हैं, वो अपने आप में रावण की उपस्थिति को दर्शा देती है। मनुष्य का व्यक्तित्व इन दुष्प्रवृत्तियों के भार के तले, बोझ के तले दबता हुआ नजर आता है, नष्ट होता हुआ नजर आता है। स्वार्थ, संकीर्णता इस तेजी से प्रचलन में आ गए हैं कि जो इनका पालन करता है उसको श्रेष्ठ समझा जाता है, पर जो धर्म है, न्याय है, नीति है, सदाचार है, मूल्य, परंपराएं हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने ध्वस्ती हो जाएंगी, बर्बादी हो जाएंगी। वो दिन हो सकता है कि हम लोगों की आंखों के सामने आ जाए जब यदि हम लोग गुरुदेव के जीवन को पढ़ें, विवेकानंद के जीवन को पढ़ें, महर्षि अरविंद के जीवन को पढ़ें, रमण महर्षि के जीवन को पढ़ें, तो लोगों को लगेगा कि शायद ये माइथोलॉजी का हिस्सा है। आज के समय में इस तरह के व्यक्तित्व पैदा हुए होंगे, इस पर हो सकता है कि लोगों को शंका होने लग जाए, क्योंकि हमारी आंखों के सामने वो आदर्श, वो परंपराएं, वो मूल्य ध्वस्त होते से नजर आते हैं। वो जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की कामनाएं हैं, उनको पूरा करने की अंधी दौड़ में, हवस को पूरा करने की अंधी दौड़ में व्यक्ति सत्प्रवृत्तियों को, सन्मार्ग को, सद्बुद्धि को, सद्विचारों को, सद्भावनाओं को पूरी तरह से नष्ट करने में भी संकोच करता नजर नहीं आता। और जो इस दौड़ का दुष्परिणाम है वो हमारी आंखों के सामने है। आंखों के सामने इस तरह से है कि आज जो मनुष्य का मन है वो समस्त समस्याओं का गढ़ सा बना हुआ नजर आता है। एक एक व्यक्ति की कामना इतनी हो गई हैं कि यदि उसको पूरा करने के लिए दुनिया जहान के सारे देवी देवता जुट जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामनाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं। आदमी की कामनाएं अनंत हैं, क्षमताएं शून्य, और ऐसे में व्यक्ति के पास तनाव नहीं आएगा तो क्या आएगा।
और पहले तो कम से कम एक ही कुरुक्षेत्र का मैदान था, एक ही जगह पर जाकर के आसुरी तांडव को देखना होता था, पर बाकी का भारत तो सुरक्षित था, बाकी जगहों पर तो ऋषियों का निवास था। आज की तारीख में तो हर व्यक्ति का मन इतनी सारी समस्याओं का गढ़ बन गया है कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आदमी के मन के अंदर उतर करके देखें तो वहीं महाभारत भी मची हुई है, वहीं पर कुरुक्षेत्र भी जमा हुआ है, वहीं पर सारी आसुरी शक्तियां अपनी उपस्थिति को गंभीरता के साथ दिखाती हुई और प्रदर्शित करती हुई नजर आ जाती हैं। और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इन सारे समस्याओं का जो अंतिम परिणाम निकल करके आया है कि जो मनुष्य का जीवन है, जिसको कि हम लोग ईश्वर प्रदत्त सौभाग्यों में सबसे ऊपर गिना करते थे, उसका जितना अवमूल्यन, तिरस्कार, उपेक्षा वर्तमान समय में हुई है, उतनी शायद पहले कभी नहीं होगी। एक एडिडास के जूते के लिए आदमी दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, 50 रुपए की शराब की बोतल के लिए दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, एक स्कूल की छुट्टी कराने के लिए छोटी सी बच्ची, आपको घटना याद होगी 4 साल पहले की, कि 12 साल की लड़की 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। वैसे तो इतनी तेजी से ऐसी घटनाएं फैलती जा रही हैं कि जब ऐसी घटनाएं हम अखबार में पढ़ते भी हैं तो पढ़ करके आदमी को लगता भी नहीं है कुछ, लगता है कि रोजमर्रा की घटना है। पर यदि गंभीरता से देखें तो ये घटनाएं किस ओर इशारा करती हैं? इशारा ये करती हैं कि इंसान के जीवन की कीमत एक स्कूल की छुट्टी से भी गई गुजरी हो गई। और जब इस तरह की घटनाएं बारंबार हमारी आंखों के सामने आती हैं तो क्या मन में ये प्रश्न नहीं उभरता कि किस तरह का भविष्य, किस तरह की सोच, किस तरह का चिंतन और किस तरह का वातावरण हम आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति के लिए तो उद्देश्य एक ही रह जाएगा कि वो ये न केन प्रकारेण मात्र अपने स्वार्थ को पूरा करने की सोचे, पर लोकोत्थान भी कोई चीज़ हो सकती है, मानवता भी कोई चीज़ हो सकती है, समाज सेवा भी कोई चीज़ हो सकती है। इस ओर तो व्यक्ति की दृष्टि और निगाहें धीरे धीरे करके जाना बंद ही हो जाएगी। और जो इस समस्या का सबसे विषम और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि इस दौड़ के अंदर आदमी अंदर की खुशी को भूल गया है, पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने से विदा हो गया है। खुश रहना भूल गया है, प्रसन्न रहना भूल गया है, टेंशन है, तनाव है, 8-8 साल के बच्चे के चेहरे पे देखने को मिल जाते हैं। और जब परिवारों के अंदर प्रेम नहीं बचा तो आप उसे राष्ट्र प्रेम और ईश्वर निष्ठा कहाँ से सिखाएंगे? सदाचार तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति शिष्टाचार को भूल करके बैठा है। और ऐसे में बड़ी कल्पनाएं कर पाना संभव नहीं हो पाता। पर यदि हम लोग समाधान की दृष्टि से देखें तो इसका समाधान बाहर नहीं है, मनुष्य के मन के भीतर है। समाधान के लिए व्यक्ति या तो सरकार के द्वार खटखटाता है या फिर समाज के पास जाता है। सरकार के पास जाए तो समाधान नहीं है, क्योंकि सरकार का इसलिए नहीं कि सरकार समाधान दे नहीं सकती, इसलिए कि हम लोग गलत समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के पास जाते हैं। जैसे आंख का डॉक्टर है, उसके पास यदि हम ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम लेकर के जाएं तो उसके लिए उसको हल कर पाना संभव नहीं है। सरकार जो है नियम बना सकती है और नियम बना करके वो सुव्यवस्था को इंश्योर कर सकती है, पर सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो एक ऐसा नियम बनाए कि कल से हर कोई व्यक्ति जो पैदा होगा वो बुद्ध होगा, महावीर होगा और कबीर होगा और पातंजलि होगा और गुरुदेव होगा और विवेकानंद होगा। संभव नहीं। नियम बना करके आप संस्कृति का मंत्रालय खोल सकते हो, पर आप संस्कारवान व्यक्तित्व तो पैदा नहीं कर सकते। नियम बना करके हम चोर को चोरी करने की सजा दिला सकते हैं, पर हम उसके अंदर अचौर्य, अपरिग्रह और अहिंसा पैदा नहीं कर सकते। नियम बना करके हम नसबंदी करा सकते हैं, पर लोगों के अंदर ब्रह्मचर्य पैदा नहीं कर सकते। सरकार की अपनी सीमाएं हैं और उनका सम्मान हमें करने की आवश्यकता है। दुनिया का कोई कानून मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर और उसके अंतःकरण के अंदर पवित्रता पैदा नहीं कर सकता। वो करने की जिम्मेवारी धर्मतंत्र की है, वो करने की जिम्मेवारी हम जैसे संगठनों की है, जिसके माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्वों को पैदा कर सकें जहां पर आदमी का व्यक्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा बन करके आए।
सरकार के पास से समाधान संभव नहीं, समाज के पास से संभव नहीं, क्योंकि समाज की दिशा को हम लोगों ने इस तरह का बना दिया है जहां पर हर व्यक्ति के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही पूरा करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य हो गया है। यदि कोई अच्छे उद्देश्य के लिए जीता भी है तो समाज उसे हे दृष्टि से देखता है, पर यदि कोई गलत परंपराओं को पालन करते हुए, गलत नीतियों को पालन करते हुए और अपने जीवन में पैसा बढ़ाता हुआ दिखाई देता है तो हम उसका सम्मान करने के लिए जुड़ जाते हैं। ऐसे देश में जहाँ पर 35 करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, कोई अपनी शादी में 300 करोड़ खर्च करता है तो हम उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमको लगता है कि अरे साहब बहुत अच्छा इंसान आ गया। तो समाज ने अपनी नीतियाँ गलत बना दी, सरकार ने अपनी नीतियाँ गलत बना दी। ऐसे में जो समाधान के स्वर हैं वो इंसान के व्यक्तित्व के भीतर हैं, और उस तरह के व्यक्तित्वों को जन्म देने का ये प्रयास है कि आदमी के हृदय में कहीं गहरे में ये बात जाए कि मानवता के लिए हमें कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। और यदि ऐसी सोच जन्म लेती है जिसको गुरुदेव ने कहा हम बदलें तो युग बदले, आत्मनिर्माण से विश्व निर्माण, यदि आदमी अपने आप को बदलता है तो समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्थापित हो पाता है। और यदि ऐसा हो पाता है तो फिर ये जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो अपने उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। और फिर भारत में तो ये सोच जगह जगह पर थी। आत्मवत सर्वभूतेषु का चिंतन यहाँ से आया, मातृवत परदारेषु का चिंतन यहाँ से आया, परद्रव्येषु लोष्टवत का चिंतन यहाँ से आया। 6000 वर्ष पहले जब दुनिया में कोई इस तरह से सोचने वाला नहीं था, तब भारत ने सूत्र दिया कि एयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद में 6000 वर्ष पहले लिखा गया। इसलिए लिखा गया क्योंकि भारत की भूमि ने वर्षों पहले इस सत्य को जान लिया कि इंसान इंसान के भीतर विभाजन करके हम समाज को कोई सोच नहीं दे सकते हैं। यदि कोई अच्छी सोच आ सकती है तो उन्हीं सूत्रों के आधार पर आ सकती है जो इस भारत की मिट्टी का मूल आधार है। यहाँ का मूल आधार मानवता है, इंसानियत है, प्रेम है, सहिष्णुता है, सहयोग है, सहकार है। उसी के आधार पर कोई भी सभ्यता खड़ी हो पाई है और उसी के आधार पर भविष्य में भी खड़ी होने वाली है। हमारे यहाँ पर तो एक नाथ रहे उदाहरण के रूप में, वाराणसी से जल लेकर के चले, कांवड़ का जल उन्हें अपने कंधे पर लिया और जैसे ही थोड़ी दूर पर गए तो देखा कि एक गधा लेटा हुआ है। गधा कौन थे? भगवान शिव थे, और गधा करा रहा था। बाकी के सारे कांवड़िए बगल बगल से निकल करके जा रहे थे, पर एक नाथ ने वहाँ रुक करके वो जो गंगा का जल था वो उस गधे को पिलाया। एक कलश में उसका मन नहीं भरा तो दूसरा पिलाया। जितने कांवड़िए थे उनने अपना सिर पकड़ा कि आदमी पागल है, गधे को कौन पिलाता होगा साहब, पर एक नाथ ने पिलाया। और जब पिलाने के बाद उनको लगा कि मैंने अच्छा काम किया, वो वापस लौटने लगे, कांवड़िए आगे चले गए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तो पागल है, अपना गंगा का जल जो था, जो वहाँ रामेश्वरम में पिलाना था, वो इसने गधे को पिला दिया। बाकी के कांवड़िए आगे को निकलेगी, एक नाथ वापस लौटने लगे। उन्होंने कहा कि साहब जितना पानी लेकर के आया था वो तो मैंने गधे को पिला दिया, अब क्या करूँगा। पर जब वो वापस लौटने लगे तो वो गधा जो था भगवान शिव बन करके प्रकट हुआ और बोला कि रामेश्वरम तुमसे मिलने यहाँ चले आए, जाने की आवश्यकता नहीं है। वो भारत का चिंतन था जिसने गधे के अंदर भगवान शिव को देखा। नामदेव रोटी बना रहे थे तो कुत्ता बन करके भगवान आए और रोटी छीन करके भागे। नामदेव फटाफट दौड़ के किचन में गए, घी लेकर के आए, बोले अरे भगवान चुपड़ने तो दीजिए, सूखी रोटी ले जा रहे हैं आप। ये भारत का चिंतन था जिसने कुत्ते के अंदर भगवान को देखा, शिवी ने बाज के अंदर भगवान को देखा, हर व्यक्ति ने भगवान के अंदर को देखा। ये जो सोच यदि आ जाती है कि इंसान को इंसान के अंदर भगवान देखने को मिल जाता है तो फिर अपने आप समस्या का समाधान हो जाता है। आज की जो सोच है वो यही है कि यदि हमें कल के नेतृत्वकर्ताओं को जन्म देना है तो उसमें संवेदना को जन्म देना अनिवार्य हो जाता है। इस हरिद्वार की धरती पर जहाँ से मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ, कभी यहाँ पर भारद्वाज ऋषि का गुरुकुल हुआ करता था और उसी गुरुकुल के अंदर से परशुराम निकल कर के आए, जन्मेजय निकल कर के आए, द्रोणाचार्य निकल कर के आए। और उस गुरुकुल के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में भारद्वाज ने क्या लिखा हुआ था? अग्रे चतुरो वेदः पृष्ठे सशरौ धनौ, कि हम लोग ऐसे विद्यार्थी तैयार करते हैं जिनके कंधे पर धनुष होता है और मुख पर वेदों के वाक्य होते हैं। हृदय में संवेदना होती है पर साथ ही साथ शौर्य भी होता है। आज ऐसे ही नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता है जो आवश्यकता पड़ने पर शौर्य, साहस, पराक्रम दिखाने से वंचित न रहें, पर उनके हृदय में संवेदना के स्वर हों, उनके हृदय में वेदना के स्वर हों, उनके हृदय में करुणा के स्वर हों।
और यदि इस तरह के व्यक्तित्व निकल करके आते हैं तो वो निश्चित रूप से नए समाज को नई दिशा दे पाने की स्थिति में होते हैं। ये जो व्याख्यान माला का क्रम है वो ऐसे ही व्यक्तित्वों को आप लोगों के सामने लाने का क्रम है जिसके माध्यम से हम समाज को ऐसे व्यक्तित्व दे पाने की स्थिति में हों। इस तरह के प्रयासों को करने के लिए मैं आयोजन समिति को और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक अत्यंत ही शुभ प्रयास उन्होंने किया और परमात्मा करे कि जिस तरह के अतिथि, जिस तरह के गणमान्य लोग इस व्याख्यान माला का हिस्सा बन रहे हैं उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके सभी लोग अपने अपने जीवन में किन्हीं शुभ संकल्पों को ले पाने की स्थिति में हो। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। लर्न फ्रॉम लीडर्स देव टॉक सीरीज के इस ऑनलाइन वर्जन के पहले एपिसोड में आज के सत्र की हमारे चेयर हैं श्रद्धा ठक्कर जी, को चेयर हैं पवन पाटीदार जी, की नोट स्पीकर हैं प्राची सिंह जी और एमिनेंट स्पीकर्स हैं आकाश सोनी जी और हेमंत सिंह जी। ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर सर के इस इनॉग्रल एड्रेस के बाद आइए इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। साथियों, जान के आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप में से सबके लिए कुछ न कुछ इस सेशन में जरूर है, तो प्लीज आप बने रहें और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इससे जोड़ें, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के एक्सपर्ट के रूप में आपके साथ श्रद्धा ठक्कर जी अपने जीवंत अनुभवों को शेयर करेंगी और उसके साथ साथ फील्ड से रिलेटेड जो कुछ भी जरूरी है जानना आप सबको वो बताएंगी। तो वहीं दूसरी ओर मैनेजमेंट फील्ड से हम लोग के साथ जुड़ेंगे पवन पाटीदार जी, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च कर रही और बड़े स्तर पर कार्य करिए प्राची सिंह जी अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आकाश सोनी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंटेंट डेवलपर हेमंत सिंह जी हम सबसे बातें करेंगे। शुरुआत करते हैं। सो चेयर ऑफ द सेशन MS, MSc, PhD साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिविजन ऑफ रेगुलेटरी रिव्यू एंड रिसर्च DRRR, Office of Computational Science OCS, Office of Translational Sciences OTS, Center for Drug Evaluation and Research CDER, United States Food and Drug Administration USA, United States of America में इन विविध संस्थानों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रही श्रद्धा ठक्कर जी हम सभी के साथ जुड़ रही। उनका व्यक्तिगत जीवन आरंभ से विविध रूपों में एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के रूप में रही और आगे चल के किस तरीके से उन्होंने शोध के क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करते हुए देश का नाम अपने विविध रिसर्चेस के माध्यम से पूरे विश्व में रोशन किया है। और आज ये हम सभी का सौभाग्य है कि वो इस लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस इनिशिएटिव के पहले ऑनलाइन एपिसोड में अपने अनुभवों का लाभ हम सभी को देने जा रही हैं। आइए आमंत्रित करते हैं रेस्पेक्टेड श्रद्धा ठक्कर जी को कि वे अपने अनुभवों को हम सभी के साथ साझा करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू शेयर the experiences, but also looking forward to learn from the experience people are going to share on the panel. Thank you so much, Dr. Pandya, for your letter and kind invitation. I'm really humbled and honored to be talking in the panel you put together. Just giving a brief overview of the points I'm going to touch upon. I am not going to talk about the professional success. I am going to touch base upon how personal development reflects in overall scenarios around you. So I'm not going to just talk about the work related situations, but I'm talking about how personal changes or improvements help in thriving every situation. Of course, these are the pointers, are still work in progress. I am still working on them, and they are not the final answer, and they are still under evolving phase. The first thing to start with is understanding about yourself. आत्मबोध की साधना आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन in my experience this was the hardest thing
to achieve over the period of time? Of course, having more understanding gave me better clarity and projection of the thoughts and the goals, and also the performance I had at the work as well as home. But having that clarity did not come overnight. Literally, I had to think about it every single day. And every single day as I work on my shortcomings, I'm a different person. And as a result, I need to learn more what changed in me. Now, every single time when we think about how we make ourselves a better person, we mainly think about what kind of things we need to improve. हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, and we are really constantly working on those improvement. In that process, what happens? We literally forget what are our strength. हमारा plus point क्या है? What things we are really good at. Now, when we have the situation come up, since we are working on XYZ things, जिन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं कि ये करना है, ये करना है, ये सुधारना है, वो सुधारना है. हम डे इन एंड डे आउट वी यूजली थिंक अबाउट इम्प्रूविंग XYZ थिंग, एंड वी टेंड टू वर्क और टेंड टू बेट ऑन दोज थिंग्स विच वी आर वर्किंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना लिखने में काम कर रही हूँ कि आई नीड टू इम्प्रूव माई राइटिंग, आई विल टेक ऑन द टास्क विच इन्वॉल्व्स मोर राइटिंग सो दैट इस बहाने मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए. और सपोज इफ आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई ग्रामर और इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, आई विल टेक ऑन द टास्क विच टेंड टू इम्प्रूव दोज थिंग्स. However, it's a very good thing. However, in that scenario, we actually forget what are the things which we are good at, and we don't think too much, or we do not put emphasis on those things because we are all the time focusing on things to improve on. Over the period of time, which was told by my mentor, actually my postdoc supervisor, that you need to work on, you don't need to work on the improvements, you actually need to bet on your strength. The strength are basically you are better at it naturally. You are capable of doing things which are easy for you but not easy in general for other people. However, in the process of improvement, we only think about our weakness but never to think about our strong points, our strength. हमारा प्लस पॉइंट क्या है हमारे नेचर का, what I'm good at, what I literally can do better, and in that process we forget those things. So my suggestion to you is go back and think what you are really good at, what things you just can do it very easily. Start putting more effort on those. Of course, learnings are important. You really need to work on your strength, but put more emphasis on your strength. Those strengths are it's these things you already have it. You don't need to work towards it. So you will have more rewarding experiences when you work towards your strength compared to the weaknesses. Now, talking about the rewarding experiences, it's not about the goal you set out for yourself, but it's mainly about the journey. Now, we all tend to be extremely goal oriented. Like for example, हमने class शुरू करी, we are talking about okay, what is the course of this class, हाफ ईयरली में क्या आने वाला है, यूनिट टेस्ट में क्या आने वाला है, फाइनल एग्जाम में क्या आने वाला है, एंड वी आर ओनली फोकस्ड अबाउट that particular subject. We are only talking about those coursework. We only want to learn that so that we can get good marks and move on with another class. However, are we enjoying the learning?
Are we enjoying the process of learning new things and not worrying about the exams, not worrying about the marks? Of course, marks are important, and everybody will say that in order to pass and go to the next class, you need to pass. But if you know only enough to pass, or you only enough to get the marks but forget the next day, there is no point of that knowledge. You really need to be in the class just to learn. And at the end of the day, do you ask yourself, do you know it? Whether you get the marks and not the marks, these are the secondary, or this is the byproduct of the learning. But that should not be goal of learning. The goal of being in the class should be simple, plain learning. Are you learning enough? Are you enjoying the process of learning? Are you enjoying the journey? At the end of the day, whatever marks come as a result of your learning, that is the byproduct of the whole process, but you are already rewarded with the learning. So the journey should be the more important than the goal. Goal is the destination, but your journey is more important. So when you know yourself, literally you have a clarity what you really want from this class or this course, and at the end of the day you really can assess by yourself that did you learn or you not learn. Now when you know yourself, you really know what is the definition of success. The definition of success is not the benchmark or the platform set by norms or the other people, is what is the expectation you set it out for yourself. Did you achieve those expectation or benchmark you set it out for yourself? So for that, you really need to be clear enough what you really want out of your class, what you really want to learn at the end of the day. If your goal is just to learn everything in that class, then at the end of the year, you really need to be able to achieve that. Now, if your goal is to just learn a particular chapter, that is your goal, but that also you need to put in perspective that are you going to use it towards the ultimate goal. Ultimate goal is that you want to use this knowledge in practical situation once you graduate from this class or graduate from this school, or are you going to use this knowledge in your life? It's up to you to decide, and it's up to you to know that what you really want. And that's what I realized over the period of time, that I was not paying attention to myself, that what I really want. I was just chasing the goal of learning the things and performing well in the exam. Lucky enough that I enjoyed the learning process. I was saved at the end of the day. When the time comes 10 years down the lane, I had to think back on what I was taught in 5th grade or what I was taught in 4th grade. Are those concepts are still clear in mind? Yes, but I was fortunate enough, but I was not thinking about it at that time. And I wish if I would be thinking that, I would enjoy more during that exams. During Gayatri Vidyapeeth times, we used to have monthly test, and then there used to be after the monthly test we need to have a signature from our parents कि किस subject में कितने marks आए. I think for me at that time, that was the hardest day of that month, that to go through that ordeal of monthly test over and over again. I wish I should not have dreaded it, and just to be taken as a learning experience to go through the learnings and the test. And of course, like, you know, the marks up and down always happens. You cannot be 100% all the time. So it's important to learn from the mistakes. It's important to get up when you fall. It's important to fall. But then it's also important to know what you really want.
over the period of time, I also learned to be how important it's to be empathetic. Many times I felt being empathetic means that when people know that you are empathetic, you might be utilized, or might be your empathy would become your weakness, because people know that you are very empathetic about the situation. However, and that was the reason, because when I was in Shantikunj, everybody was empathetic, and then when I go outside, and the world was different, and not everybody was empathetic towards me. However, over the period of time, it was really benefited in my way to be empathetic. And the reason being, there are very few people I realized that selflessly work towards a particular goal and just towards a particular journey, and that becomes a nature, because you all are surrounded in that environment and you are literally selflessly working towards it. Just be that way. It's good to be selfless and just doing what you're supposed to do and walking towards the goal you want to set it out for yourself. This is important to have. That being empathetic was the most positive comment I have got about myself by other people, and I never even knew that these are the key factors which will mold your decisions, or mold your decisions and the options or choices you make in a particular scenario. It's really important, just the way it is, and it is around you right now. It's really valuable. Not many people you will meet will have that skill set, and you will be told time and time again that these are the good values, and the values you hear every day around you, these are to literally bank on. And I wish I can come back and hear more. I will have better appreciation of the things, because probably it will help me not to make the mistakes I would have made or I had made already. But I'm really thankful for the time I got to spend in Gayatri Vidyapeeth. The teamwork was the key part of that journey. We were very self-sustained at that time. We had our own group which would clean the place, and we had the best time of our life during doing that. However, reflecting back, what we learned during that time played the major important part in my current career, where you had to take the decision of leading the team, working in a team, be adaptable to be able to work in any scenario, be open to learn any given technique or skill you need to learn. These are the things I already was exposed to when I was in Gayatri Vidyapeeth. Of course, these things were taken for granted because it was available all the time to us. However, these were the things proven to be much more valuable in my career. Education is important. You really need to be very serious about what you are doing, but this is the responsibility given to you. You have taken that responsibility, so you need to be really serious about what you choose to do. However, education is not all you. Education is part of you. What makes you is your personality, your thinking, your choices, what you eat, do you have, that all makes up the entire personality. Of course, it reflects on the judgment you make, the choices you make. It reflects on the people around you, and these are the things given easily in current in Shantikunj, and it is readily available
Of course, I value it more after I graduated from that place, after I moved out, when it was not easy to find that group of people or that kind of surrounding that easily. But of course, these values are core values you will end up finding anywhere, any place you go, and you will be attracted to those people who bear those values. So, and learn to enjoy it while you are there. And thank you so much for this series. I'm looking forward to hear from all of you. धन्यवाद. निश्चित ही साथियों, आपने अनुभव किया होगा कि जीवन के अनुभव बेशकीमती होते हैं और किसी भी उम्र में यदि हमें समय रहते ये मिल जाए तो निश्चित ही न जाने कितने वर्ष जो हम इनको कमाने में लगाते हैं, औरों से, हमारे ऐसे आदर्शों से सीखकर अपने जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं. श्रद्धा ठक्कर जी द्वारा दिए गए ये मार्गदर्शन के विभिन्न पॉइंट्स निश्चित रूप से सभी उम्र वर्ग के हमारे साथियों को लाभ प्रदान करेंगे और उनके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में निश्चित ही योगदान करेंगे. लर्न फ्रॉम लीडर के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे को चेयर पवन पाटीदार जी, जो कि जनरल मैनेजर मार्केटिंग कम हेड गुजरात ग्रीन गोल्ड ग्लोबल रिसोर्सेज LLP सूरत गुजरात इंडिया से हम सभी के साथ जुड़ रहे हैं. मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपने फॉरेन ट्रेड में विशेष योग्यता हासिल की और किस प्रकार से आप अपने जीवंत अनुभवों से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 10+2 तक मन कैसा रहता है विद्यार्थी का. ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हुआ हो, अगर कुछ बेहतर नहीं भी हो पाया तो जीवन में जब जागो तभी सवेरा. मास्टर्स से कैसे उन्होंने चीजों को अपने हाथ में कमांड किया और कैसे उनके जीवंत उदाहरण हम सभी को प्रेरित कर सकते हैं कि हम भी जीवन में कभी भी जाग करके किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं. उनके जीवंत अनुभव और स्पेशल कॉर्पोरेट लेसन्स जो आपसे शेयर कर रहे हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे जानने हम सभी के लिए. सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट पवन पाटीदार जी, प्लीज. Hello everyone, my name is Pavan Patidar and I am 38 years old. I am basically from Indore but currently residing in Surat. By qualification, I am Masters in Foreign Trade and by profession, I am an importer of Indonesian coal for about 15 years now. First of all, let me thank Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and its Pro Vice Chancellor Shri Chinmay Pandya ji for inviting me as a guest lecturer and for giving me an opportunity to share my corporate experience and learning with you all students. Being a student of this world famous university, you all have got a golden chance of your life to study modern subjects with mixture of spiritualism. This year, as you all are aware, COVID has disturbed all our lives and therefore the need of online study has arisen globally. Going forward in the same line, DSUV too has initiated an online program called Learn from Leaders for the enrichment of their students, and I am really honored by being a part of this project. You all may have read or heard success stories of various business giants, but not every individual is lucky enough to get that success. In my personal opinion, success does not mean that you have to be Tata, Birla or Ambani only. Success can be small as well. So dear students, I am here today to share my small yet successful story. Followed by my story, I'll be sharing some fundamental basics of the corporate life which are created by my own and not copied from Google. If you try and follow few or all of them, success will be yours, irrespective of your stream, subject or degree. So here we go. During my early years of education, I was not that much fortunate enough to get guided by my parents. I always followed and copied what my friends did. Somehow, I completed my graduation in commerce from Hindi medium and then post-graduation in English medium.
I repeat, BCom Hindi medium and Masters English medium. Any guesses? What was my grade or percentile in Masters? Anyone here? Let me tell you friends, I stood first among total 120 students with 79%. But how? Till graduation, I was a normal student. But what happened in Masters? How come I reached at the top? That too in English medium? Only one simple lesson of life. Dedication, determination, and persistence towards your goal. During my school and college life, I used to get always rid of spoken English. But life is the biggest teacher, and this English only came in front of me while preparing for Masters. To conquer it, I took a break, determined to fight with it, persisted and dedicated my one full year so that when I pursue my Masters, everything goes smooth. My hard work paid off, and that was a lifetime achievement for me. Going forward, I got a job offer from a coal importer while I was in last semester. But since the remuneration they were offering was just 6% of what we all student had paid as a fees to college, everyone hesitated to apply. I took a chance and chose to join, just with the mindset that it's an investment which may give returns in future. I started my career as an executive, and in a span of 12 years, I reached at a position of sales head. At present, I am efficiently handling a team of 40 plus officials at 7 seaports of India, which are handling about 2 million metric ton of coal every year. Now coming to the corporate learnings, which I have personally experienced in last 15 years. For better understanding to all of you, I'll be comparing two employees, X and Y, in my each lesson. Lesson number 1. Don't be a jumper, be an asset. X has complaints with his job always. He starts finding mistakes and loopholes in the company and its systems, and starts updating his CV again. He takes advantage of current job for a jump so as to get better remuneration, and this keeps on and on. On the other hand, Y invests his initial years in learning corporate environment for future returns. He soon becomes an asset for the company. Due to this, he gets regular job profile rotations, promotions, and of course salary hikes. Lesson number 2. Don't be a waiter. Be quick to grasp and grab. X always waits for his superiors to come and give him work. He keeps on doing his routine work daily, and one day he retires dissatisfied. There is a saying in the corporate world, if you keep doing the same work daily, you will never grow in life. Following the same guideline, Y keeps his eyes and ears open always. He sees what others are doing. He listens what others are discussing. He learns new things every day and always gets fit for job profile or department rotations and promotions. Lesson number 3. Don't be a postman. Be proactive and self-starter. X works like a postman. He does exactly what his boss asks him to do. Neither plus nor minus. Being obedient is good, but being proactive is an utmost requirement in today's competitive world. On the other hand, Y does a little extra.
by going 1 or 2 steps ahead of what his boss orders him to do. He not only satisfies his superiors by his smart work, but also gets fit for the second line of management. Lesson number 4. Don't be a shadow. Make your own brand value. X always works in the shadow of his superior. He never takes initiatives and challenges to come forward. He enjoys working in his comfort zone. Whereas Y loves to take challenges. He takes initiatives and performs in such a way that if superiors are absent, management does not feel any hindrances in the routine work. Lesson number 5. Don't depend, make them depend. Whenever X takes a leave, he doesn't get calls from his office and he's happy about it. But that's dangerous actually, because he is dependent on the company. Company may not need him. On the other hand, when Y takes a leave, he gets call from office. He manages work from his holiday destination too. What does that mean? That means company needs him. Company is dependent on him. Lesson number 6. Don't climb alone. Take your team along. X and his team together accomplish a project successfully, but credit is taken by X only, which is not a good sign of leaders. On the other hand, when Y and team succeed, Y gives credit to the team. He shares team success stories, not only in front of the management, but also with the outsider associates. Because Y is actually a leader and he knows how to create and manage a team efficiently. Lesson number 7. Don't keep your knowledge with you, share it with others and grow. X never shares his knowledge with subordinates. He feels if he teaches his juniors, they may snatch his position. This is called job insecurity, which never lets him grow. Whereas Y always shares his knowledge with his team members. By doing this, he is not only earning respect from the team, but also preparing next generation leaders. Very soon, Y will climb one step upward in the management hierarchy by handing over his position to his team. My dear friends, the above lessons are real because it's me, employee Y, who is sharing his complete life story with you all. I strongly suggest and recommend if you all start practicing these attributes from your student life itself, it will be so easier for you to adjust and adapt corporate culture and environment once you enter into a service industry. I wish all the very best to all of you for a bright future. Study well and conquer the world with your skills. Have a good day and a great year ahead. Stay safe. Goodbye. इस प्रकार से साथियों हम अपने जीवन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को चुनें और चुनने के बाद निर्णय लेकर अपने करियर को उसमें बेहतर बनाएं और कैसे हमारा व्यक्तित्व और जहां से हम आते हैं उसके प्रति गर्व और गौरव करना उस क्षेत्र में हमें बेहतर बना सकता है। कुछ इसी डायरेक्शन में अपने अनुभवों से हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए हम निवेदन करेंगे प्राची सिंह जी से। Generally, we start our career as per the societal defined paths. For example, I started taking science after my 10th board, and then after the 12th board, I proceeded to get into an engineering college.
So the reason was I didn't know what to do otherwise, so I was doing what everybody else was doing. So the initial foundation was fixed for me. I did not have to worry to choose. But when I entered into engineering college, I felt like suddenly I'm on my own. My parents are on the other side of the boundary, and here I had to choose everything for myself on my own. Since I'm from Shantikunj, the values we have got here, the way we live, the way we talk, we dress up, we greet, we eat, we celebrate, it was really different than all other students of my university who were from Delhi, Bombay, and other big cities. I felt like an outsider. I felt like I don't belong there. So in the first year of engineering, I was trying too hard to make myself like them so that I can be a part of their group, so that I can be as cool as they are. And it took me a year to realize that I cannot, and so I should not. I wasted kind of a year in doing nothing productive as such, but it was not really a waste because I realized in that period that what I should not do. And that's why in the second year of my engineering, I started to plan for the things that I needed to do. Since then, I started to focus on my studies, and I was taking time out of my classes to learn laboratory work because I was from a biotechnology background, and in my studies, it's required to have a good lab skill. So I was taking out time for it apart from my classes. And then I remember spending second year of my summer vacations at laboratory when everyone else was traveling, meeting relatives, enjoying their lives. I was actually working in a lab doing some sort of boring work from other people's opinion. But that time investment helped me to land into IIT Delhi as a summer intern next year, and further it aided me to find a bachelor thesis overseas. I was the first one in my university to find a funded internship abroad, and that too coming from a biotechnology domain where the opportunities are said to be really less. And everyone was saying that it's hard to find a good, paid internship in India, and it's impossible to find something like this abroad. And that first achievement of mine, making that word impossible into possible, that was the biggest confidence booster of my life. That gave me a lot of push and motivation that I can actually do something. So I continued my internship there, and further, due to my work, I was offered to work on a project funded by Royal Thai government, and there I started my research career. Well, what happened when I was talking to other people, they got to know that I'm doing research. They said to me, "Why don't you go for a PhD?" And I was like, I don't know if I can do it. And most of them had the same answer. Yes, you can. You have to do something got to do with something with research and PhD. And so basically I was planted that idea that I should do a PhD. And so I started searching for it. After a few months, one day my professor introduced me to a guest speaker who was actually a professor from Harvard University in USA. And I remember my professor said while introducing me that she's willing to go to USA to do research. And the guest speaker said in a funny way, "Okay, I'm taking a flight tomorrow, come and join me." And I replied, "Are you sure? Because I will actually come and join you." Long story short, I was offered an independent PhD position under him. And I had a chance to go to Harvard, the best university in the world that people know. And they were also ready to fund me well. But with due respect, I declined that offer. You might be thinking why? Well, because after an overloaded thinking and decision-making process for a week or so, I realized that it was not myself being motivated to do PhD, but I was being told by others that I can't do a PhD. So this is not what I actually wanted. I was being influenced because of other people's ideas. And so I was getting second thoughts even after knowing that this is the best offer anybody can actually expect. So with that experience, I can say that if you are ever having second opinions about doing something, then never rush into doing it, even if you really want to. Basically, if I would have got into something which I'm not fully motivated, I will put myself and my career into trouble. So turning down that offer was the most difficult decision of my life. But the moral of the story is, don't be afraid to say no to the things where you feel that you can't commit yourself fully.
We generally don't know what we want in our lives, and that's okay, because we can do it otherwise. We can do a reverse. So instead we should learn to analyze what we do not want in our lives. And by doing that, I think it will start making the picture clearer to figure out what we are actually looking for and what is our real calling. But what's next? I did not have any other idea. I did not know what to do next, how to move further. And we all come across such situations in our lives when we don't know what to do next. And in that time, it's important to have other people's opinion and guidance, not to be influenced, but to have more perspective that you might be missing out. Now, it depends a lot on the experience of the guide itself when he or she is giving you some guidance. So your best guide should be the person who has lived the experience you are asking for. And in that way, it will be your first-hand knowledge, and it won't be influenced by any negativity or a wrong perception. But if you can't find anyone like that around you, always go to your best friend, Google. You will have all the answers there, but you have to fish out the ones you're looking for. In my case, I did both, Google and people. I searched, I talked, I learned about opportunities, and my go-to was to go for a master degree program for a better career opportunity. But I had a hindrance in my mind thinking about the financial aspect. And when I further got to know about the scholarship possibility, then I just applied, and as soon as I could. And seeing where I am right now, you might guess that I actually got selected. So the reason of selection was that I was applying with the thought of getting selected. Yes, I was unsure if I will be selected or not. There was no guarantee. But my effort, the way I was giving my effort, was giving an impression that I had a fair chance of getting selected. Now, that effort put at the right time, in the right amount, actually helped me to not just get admissions, but also to secure a scholarship. And that's only because I was the topper of all the applicants. So imagine, if I would have put even 1% less effort, then I might have been selected, but I would not have got the scholarship. And hereby, I learned, if you don't want to do everything, that's okay. But if you want to do something, make sure you do it your best. You never know what small effort, sometimes made in the right direction at the right time, can bring wonders to you. You yourself will be amazed. And that's what happened to me. It felt like a dream to go to Italy to study master's degree. And then I was selected from my Italian university to go to France for 6 months to represent my university. And in all of this time, when I was meeting people from different backgrounds, from different countries, they used to speak different languages, they have different cultures, I found we are actually so much different, but at the superficial level. We are at the core, we are all the same. And I started to become so much accepting to others, and I found that they are not just accepting to me for who I am, but they were more appreciating me for what I believe in. They were always curious about knowing. They were always willing to learn about the qualities, the values of Indian culture, the learnings from Shanti Kunj. And I felt this is what I should do as a member of All World Gayatri Parivar. Make others aware about the thoughts, the values we believe in. And it's only possible when you are truly proud of your roots. And I was like, wherever I go, I know where I'm grounded. I still have a lot to do in my life. What I achieved so far, these small moments of success make me stronger for bigger challenges in my life. And all of this was possible because of 3 reasons. The first one, I asked for what I wanted to get. Second, I worked for what it required. And third, and rest were blessings. I'm so much thankful to my parents that they always gave me wings if I wanted to fly. I never felt that I'm being pushed to finish a degree and then to enter the next phase of my personal life. I always had the time to take decisions, to carve the future where I want to see myself in. And thankful will be actually a small word, but I'm so much grateful for Shanti Kunj, for all the support, for all the blessings from Buaji, Fufaji, Gurudev, Mataji, which made me actually feel that someone has got my back. I can take efforts. I have to do something to make someone proud. And now when I'm talking about all of this, revisiting this small journey,
I feel like I was so ordinary to do things, but it was the blessings of people around me that made me do all of this, and I think it can't be explained in words. If I have to say the biggest lesson, if I learned anything from Shanti Kunj and my parents, would be proud of yourself and your values. If you think you are not like others, instead of taking it as a low point, make it your strength. You are different. You're not just the other girl, you are an individual. Don't let yourself being lost in the crowd. Be the part of that crowd and at the same time standing out. थैंक यू प्राची। आपके अनुभवों से निश्चित ही हम सबको ये जानकारी मिली कि जीवन में आप किसी भी रूप में, कहीं भी, कैसे भी, यदि स्वयं पर गर्व करते हैं, अपने इंट्यूशंस पर रिलाई करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करते हैं, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। और जो ग्रेटिट्यूड का भाव आपने व्यक्त किया है और आपके ये छोटे छोटे टिप्स जो आपने विद्यार्थी जीवन के अपने अनुभवों से साझा किए हैं, निश्चित रूप से यही आपको भी एक यंग एस्पिरेंट लीडर बनाता है और आपके उदाहरण के माध्यम से अन्य विद्यार्थी भी, अन्य साथी भी निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। आपका धन्यवाद। साथियों, लर्न फ्रॉम लीडर्स ऑनलाइन टॉक सीरीज के इस क्रम में अब हम अपने अगले स्पीकर आकाश सोनी जी से निवेदन करेंगे कि वे हम सभी को एड्रेस करेंगे। आकाश जी ने अपना एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया है। वे वर्तमान में एक इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर हैं साइप्रस सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन, बेंगलुरु, कर्नाटका में। उनका व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार से प्रोफेशनल स्टडीज को करते करते स्पिरिचुअल वे में अपने आप को ग्रो करने के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को, आज का यंगस्टर जब वो विविध रूपों में ढूंढ रहा है तो कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आपकी स्टडीज के साथ चलती रहें तो आपको लाभ दे सकती हैं, वो उसके एक अच्छे उदाहरण है। आप उन्हीं के माध्यम से सुनिए कि वो कैसे अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। और निश्चित रूप से अनुभव हम सभी को प्रेरित करते हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, चाहे आप अभिभावक हो, चाहे आप भाई बहन हो, चाहे आप खुद स्टूडेंट हो, चाहे आप एक युवा हो, चाहे आप एक वृद्ध हो, आप सभी प्लीज इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पर्टिकुलर टॉक सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रणाम, मैं आकाश सोनी। अभी मैं बेंगलोर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर हूँ टाइप सी प्रोडक्ट्स के लिए। बचपन से ही मैं शांति कुंज में रहा। 12th तक की स्कूलिंग मैंने यहीं गायत्री विद्यापीठ से की। उसके बाद बीटेक के लिए मैं निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद चला गया। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय चिन्मय भैया का, गोपाल भैया का, रामतार भैया का और डीएसवी में जितने भी लोग लर्न फ्रॉम लीडर्स इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनने मुझे भी मौका दिया अपने ज़िंदगी के अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो मैं आज अपने ज़िंदगी में, स्कूल में, कॉलेज में या जॉब इंटरव्यू में जो भी अनुभव हुए हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी फेस की है या उनको ऐसा आगे अनुभव हो सकता है, तो वो सब शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग कभी भी मेहनत करने से ना बचें। ऐसा आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ होता है कि हम चीज़ों को टालना चाहते हैं। ऐसा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। बचपन से ही गुरुदेव की कृपा से पढ़ाई में मैं काफ़ी ठीक था, अच्छा था। लेकिन जब 10th के बाद सब्जेक्ट लेने की बात आती है तो मुझे पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस लेना था। लेकिन कल्चर ऐसा होता है कि लोग फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें उनको एक सब्जेक्ट में कम मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि देखा जाए तो वो भी सही है क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में अपने दूसरे विषय में फोकस कर सकते हैं। लेकिन उस समय कोई नहीं ले रहा था, मेरे साथ वाले नहीं ले रहे थे। मुझे लगता था कि मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये लोग उतने टाइम पे उनके पास फ्री टाइम रहेगा। लेकिन मैंने उस समय वो विषय लिया, लोगों ने समझाया कि इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। उसका फायदा मुझे आज हो रहा है, उसका फायदा मुझे कॉलेज में हुआ जब मुझे एक विषय कम पढ़ना पड़ा, क्योंकि वही चीज मुझे वहां भी थी और वहां पे बाकी सब बच्चे जो मेरे साथ थे उनको उस पर फोकस करना पड़ता था। लेकिन ऑलरेडी मैं कर चुका था तो मुझे उसका फायदा हुआ।
तो ऐसा नहीं है कि जो मेहनत आप आज कर रहे हैं वो कभी काम नहीं आएगी, आज नहीं तो कल कभी न कभी काम आ ही जाएगी। जैसा बोलते हैं ज्ञान कभी अधूरा नहीं रहता या वो कभी काम नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। तो आज कल आपकी काम आ ही जाएगी। तब जो भी हो अपने मन से सोचें, लोगों से सलाह जरूर लें, क्योंकि जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं उनमें हमसे ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा अनुभव है, उन्हें जिंदगी को देखा है बहुत पास से, हमसे ज्यादा से। तो आप सबकी सलाह लें, लेकिन जो आपको लगे अच्छा है वही करें। इसमें एक और मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल देना चाहूंगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास 3-4 रास्ते हैं, हम क्या चुने, ये सही है कि नहीं है। अगर आपका गोल सेट है कि मुझे यही करना है, तो फिर तो आपको पता है कि आपको उसके लिए किस किस रास्ते से जाना है, आपको वहां तक पहुंचना है, तो रास्ता तो आप बना लेंगे। लेकिन कभी कभी हमारा गोल सेट नहीं है, तो हम किसी रास्ते में चल पड़ते हैं। अब उसमें हम आगे पहुंचेंगे कि नहीं, इस दुविधा में हम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे रतन टाटा जी ने एक बात कही थी कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई बिलीव इन टेकिंग डिसीजंस एंड मेक देम राइट। तो आप जो भी डिसीजन एक बार ले चुके हैं उसको आप सही प्रूफ करके दिखाएं। तो 12th के बाद मुझे कॉलेज में जाना था, जेईई में अच्छी रैंक थी तो एनआईटी भी मिल गया था, लेकिन मुझे पसंद की ब्रांच नहीं मिली, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी थी। ऐसे देखा जाए तो एनआईटी आईआईटी जाना सबका सपना होता है, लेकिन लोगों ने ऐसा भी समझाया कि कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की ब्रांच में जाएं, किसी और कॉलेज में चले जाएं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो आपको मिल ही जाएगा, और एनआईटी और आईआईटी नहीं मिली तो जिंदगी खत्म है। आप कहीं और जाए तो वहां से भी आप अपनी जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना 1 साल ड्रॉप ले लिया जाए, मेहनत करेंगे चले जाएंगे। लेकिन संयोगवश या गुरुदेव की कृपा से ऐसा कुछ हुआ कि जाने के 1 दिन पहले ही मैंने पिताजी को बोला कि नहीं, मुझे ड्रॉप नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के एडमिशन लेटर हैं, उन्हीं में से जो भी अच्छा होगा वहां पे चला जाऊंगा। तो फिर मिनिमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में मैंने एडमिशन ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। फिर जैसा मैंने बोला कि एक बार मैंने डिसीजन ले लिया, अब मुझे उसको सही प्रूफ करना है। अगर आप गुजरात में देखें तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स की इतनी डिमांड नहीं है, वहां पे बिल्डर्स या इंडस्ट्रियल एरिया है, तो सिविल या मैकेनिकल की डिमांड रहती है। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता था कि यार मैंने गलत तो नहीं किया कि इस एरिया में आ गया हूं, यहाँ पे उसकी डिमांड नहीं है तो आगे कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अगर आप उसी में मेहनत करते रहें, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी अगर आपके अंदर रहेगी, आप उसी में मेहनत करते रहें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी ये ना सोचे कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। अगर पास होने का विषय है तो वो तो मुझे लगता है कि इंडिया के हर स्टूडेंट 1 रात पहले पढ़ के भी पास हो सकता है। मेन चीज है कि हम अपनी प्रतिभा को विकसित करें। जैसे 3 इडियट्स मूवी में आप सबने देखा होगा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस आपको आज नहीं तो कल मिलेगी। आपने आज मेहनत करी है, एक बार फेल होंगे, कभी न कभी तो आप अपनी फील्ड में पास हो ही जाएंगे। आप अचीव कर ही लेंगे जो आपने कभी आज से 5 साल 10 साल पहले मेहनत करी होगी। इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मेरा जॉब इंटरव्यू था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कंपनीज को आने में 3-4 महीने हैं, अभी टाइम लगेगा। लेकिन एकदम से पता चला कि कंपनीज 2 दिन बाद ही आने वाली है। काफी स्टूडेंट्स थे जो काफी समय से 1 महीने पहले से एकदम छुट्टी लेकर के अच्छे से तैयारी कर रहे थे। मेरी उस समय बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका मैं 1 राउंड भी निकाल लूं तो भी मुझे खुशी होगी कि मैंने इतनी कम मेहनत से भी इतना कर लिया है। लेकिन जब मैं वहां पे इंटरव्यू देने पहुंचा, रिटर्न तो क्लियर हो ही गया, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी अगर आप बनाए रखेंगे तो आपको 1 रात पहले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न क्लियर तो हो ही गया, क्योंकि जितना 4 साल पढ़ा था उसके बेसिस पे उतना तो निकल ही गया। लेकिन जब मैं वहां गया तो सबसे पहली चीज जो इंटरव्यूअर ने मेरे रेज्यूमे में देखी कि मैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में प्रेसिडेंट अवार्ड था। पिछले 7-8 साल लगता था कि यार इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। लोग बोलते थे कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, आईएएस करोगे तो इसके पॉइंट्स मिलते हैं, इसके लिए कोटा होता है। लेकिन प्राइवेट जॉब में इसका क्या फायदा, मैंने वो 1-1.5 साल जो मेहनत करी वो बर्बाद कर दी क्या।
लेकिन मैं ऐसे शौक रह गया कि इंटरव्यूअर को नहीं पता कि ये क्या चीज है, बट उनने सिर्फ प्रेसिडेंट अवार्ड इन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स देखा तो उन्हें 5-10 मिनट तो मैं उसी के बारे में बात करी, तो अपने आप थोड़ा मोरल बूस्टअप हो गया कि हाँ हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, जितनी भी झिझक होती है या फियर होता है वो सब अपने आप निकल गया। उसके बाद उनने हरिद्वार गायत्री परिवार देखा, एड्रेस में मैंने शांतिकुंज हरिद्वार लिखा था, तो उनने फिर गायत्री परिवार के बारे में पूछा। मैंने 15-20 मिनट तो उनको मिशन की गतिविधियां बताई, यहाँ का रहने सहने का तरीका बताया, तो इससे भी काफी प्रभावित थे कि आज के जमाने में भी जहाँ सब लोग भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं भी हैं जहाँ पे लोगों का एकदम सादा जीवन है, सादा रहना सहना है, लोगों को भौतिक से कोई इतनी मोह माया नहीं रह गई है। तो ये सब चीजों से जो भी बचपन से मिला, ये सब गुरुओं से, यहाँ बड़े बुजुर्गों से गुरुदेव का आशीर्वाद था, आदरणीय बुआ जी फूफा जी जिनको आप श्रद्धेय के नाम से जानते हैं, उनसे जो भी सीखने को मिला वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। जब आधा घंटा इसी का क्रम चला तो उसके बाद तो मैं काफी फ्रैंक हो गया था, फिर वो डर निकल जाता है कि मैं कैसे इंटरव्यू फेस करूंगा। और बाकी अगर आपने, फिर मैं कहना चाहूंगा कि रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए। तो जो भी मैंने सीखा था, तो वो लोग सिर्फ अप्रोच देखते हैं। आप कोई भी इंटरव्यू में जाए, आप ये ना सोचे कि मुझे आंसर नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप घबराए नहीं कभी भी। वो आपकी सिर्फ अप्रोच देखेंगे, आपको नहीं आता तो आप बोल सकते हैं कि ये मुझे नहीं आता लेकिन इसको करने का तरीका ये है। तो वो सिर्फ अप्रोच देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको सिखाया ही जाएगा आपको वहां पे काम क्या करना है। तो ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा जो मैंने जिंदगी में शायद मिस कर दी, कि फिजिकल फिटनेस हमेशा बनाए रखें। मैं जब स्कूल लाइफ में था तो मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था जेईई को लेकर के, तो उस समय स्पोर्ट्स मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अभी मैंने उसको वापस स्टार्ट किया है। रेगुलर योगा, या आप चाहे जिम जाएं, चाहे रनिंग करें, चाहे बैडमिंटन खेलने जाएं, चाहे क्रिकेट खेलने जाएं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि मैं देश के युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि तुम पूजा पाठ जप मत करो, तुम पहले फुटबॉल खेलो। अगर तुम खुद ही फिट नहीं रहोगे तो देश को आगे कैसे लेके जाओगे? बाकी सब चीजें तो बात की बात है। और उसके साथ ही आपको अपने दिमाग को भी शांत रखना है। जैसा कहते हैं साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, तो साउंड बॉडी के लिए तो आप फिजिकल एक्टिविटी करें ही, साउंड माइंड के लिए गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र लेखन, पूजा पाठ, थोड़ा बहुत गुरुदेव का ध्यान, ये सब करे ही करें। ये सब चीजें मैंने कॉलेज में या भी जॉब में भी कंटिन्यू रखी। शुरू में थोड़ा ऐसा लगता है कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, ये पुजारी टाइप कौन आ गया यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपको देखेंगे कुछ समय तक तो वो भी इससे प्रभावित होंगे। फिर उनको भी जिज्ञासा होगी कि आपके बारे में जानने की, मिशन के बारे में जानने की। तो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मिशन को आगे लेके जा सकते हैं। वो जब देखेंगे कि गायत्री मंत्र लेखन करते हुए तो पूछेंगे इसके फायदे क्या हैं। आप उनको आध्यात्मिक चीजें मत बताइए। गायत्री मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर एक साथ 50-60 लोग, 100 लोग एक साथ गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कई गुना हो जाती है। अगर आप इस तरह से उनको बताएंगे तो वो भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि आजकल सबके पीछे साइंस जाननी होती है, हर आध्यात्मिक चीजों के पीछे। और हमारी भारतीय संस्कृति में या शांति कुंज में, ब्रह्मचर्य में जो भी शोध हुई है, ऋषि मुनियों ने जो भी किया है, वो सब आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरा वैज्ञानिक है। वो तब वो चीज जरूर बताएं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम जो भी विश्वविद्यालय में या शांतिकुंज में आए हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, आदरणीय डॉक्टर साहब जी का आशीर्वाद मिला है, उनकी छत्र छाया में रहे हैं। आदरणीय चिन्मय भैया का मार्गदर्शन आप सबको मिलता ही रहता है समय समय पर। उनके जैसा व्यक्तित्व आपको कहीं ऐसे इतने आराम से उनसे बात करने का मौका मिलता है। उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपने मिशन का नाम, देश का नाम, यूनाइटेड नेशंस में अपने देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व से अगर आप सामने सामने बात कर पा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन ले पा रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप कभी ऐसा हो कि हम लोग फेल हो रहे हैं, उसको गलत न समझे। आप अपनी मेहनत करते रहें। हम कहते हैं कि ये मेरा ड्रीम है या ये मेरा एम है, लेकिन हम दोनों में फर्क नहीं समझते। डॉक्टर कलाम ने एक चीज कही थी, ड्रीम रिक्वायर्स एफर्टलेस स्लीप बट एम रिक्वायर्स स्लीपलेस एफर्ट्स। तो आप अपनी ध्येय के लिए मेहनत करते रहें, आपको वो चीज आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था
कि उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक तुम्हें सफलता न मिले। यही चीज श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखी है, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहें, फल आपको कभी न कभी मिल ही जाएगा। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, तो इसके लिए मैंने रतन टाटा जी का एक बहुत अच्छा सद्वाक्य पढ़ा था कि अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ इज नेसेसरी बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन ईसीजी मीन्स यू आर डेड। तो अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो हमें नए अनुभव नहीं मिलेंगे, हमको सीखेंगे नहीं। और अगर आपको कभी भी कुछ परेशानी हो तो गुरुदेव के साहित्य में तो सबका समाधान लिखा ही है, लेकिन अगर हम वो नहीं पढ़ सकते, आप सिर्फ गुरुदेव के सारे सद्वाक्य पढ़े। किसी एक सद्वाक्य में तो आपको उस समय आप जो भी सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और उसके बाद अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि जो हमने जिंदगी में चाहा वो नहीं मिला, या जिसके लिए हमने मेहनत करी वो नहीं मिला, हमें कुछ और मिला, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया था, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में चला गया, लेकिन आज जो भी हो गुरुदेव की कृपा से आपको वो चीज कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। अगर आपके मन का नहीं हो रहा, अगर आप तो वो तो गुरुदेव का मन का होता है, तो उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में मेहनत करते रहें, फल का न सोचे, भगवान पे गुरुदेव पे विश्वास बनाए रखें। और कभी भी ऐसा ना सोचे कि यार हम कुछ कर नहीं पा रहे, या फिर मेरे साथ वाले तो बहुत आगे निकल गए। तो ऐसा ना देखिए, आपका कंपटीशन आपसे खुद से होना चाहिए। 1.01 की पावर अगर आप 365 करेंगे तो 37 आती है, लेकिन 0.99 की पावर 365 करेंगे तो 1 के आसपास आती है, या उससे भी कम आती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं अपने कल से, तो आप धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। संदीप महेश्वरी ने कहा था कि आप सुबह उठें और एक बार ये बोले, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो अगर आप ये चीज करेंगे कि मुझे किसी और को नहीं देखना, मैं कल क्या था मैं उससे थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत करता हूँ, या उसी को रेगुलर कर रखता हूँ। किसी दिन ये नहीं कि अब तो मुझे कुछ सफलता नहीं मिल रही, ये काम को बंद कर देते हैं। आप अलग अलग काम ट्राई करिए, इसमें मजा ना आए तो ये करेंगे, ये अच्छा नहीं लगा तो हम ये करेंगे, लेकिन जब एक चीज पसंद आ गई उसको फिर अच्छे से करिए। तो बाकी मैं आप लोगों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि गुरुदेव अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद आकाश, आपने निश्चित ही वो बड़े मूल्यवान पॉइंट्स हम सबसे साझा किए कि किस प्रकार बचपन से जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं उसके प्रति ग्रेटफुल होकर के यदि आप आगे बढ़ें तो समय समय पर वो विविध रूपों में अनफोल्ड होती हैं। किस प्रकार से आपके द्वारा किए गए हार्डवर्क कभी भी जाया नहीं जाते, कभी न कभी वो जरूर काम आते हैं, और कैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और स्पिरिचुअल एंडेवर्स को भी हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस या ग्रोथ के साथ अगर करते रहें तो हमारी ग्रोथ और बेहतर होती है। ये सब पॉइंट्स आपने, और इसके साथ न जाने कितने और पॉइंट्स आपने हम सबसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लर्न फ्रॉम लीडर के इस ऑनलाइन टॉक सीरीज में आज के इस प्रथम एपिसोड के हमारे अंतिम स्पीकर हैं हेमंत सिंह जी। हेमंत कंटेंट डेवलपर हैं कोफोर्ज लिमिटेड में, अर्स्टवाइल NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड में, ग्रेटर नोएडा भारत में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हेमंत अपने देव संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुभवों को भी यहां विशेष, एक मिनट रुक जाइए, एक्चुअली इसने काफी उसी पे बोला है। आज के इस पूरे अवसर में हम सब ने आरंभ से ही, चाहे ऑनरेबल डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी की थीम सेटिंग को सुना हो, चाहे श्रद्धा ठक्कर जी के इंसाइटफुल स्पीच को सुना हो, चाहे पवन पाटीदार जी के एक्सपीरियंसेस को सुना हो, चाहे प्राची सिंह जी की सक्सेस स्टोरी को सुना हो, चाहे आकाश जी के उस ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद प्रोफेशनलिज्म को सुना हो, अब इन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सिंह जी को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कि वे हम सभी के साथ जुड़े और अपने लाइफ और अपने एक्सपीरियंसेस से, जिससे उन्होंने लीडरशिप को अपने अंदर डेवलप किया और अपने अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पाया, कैसे जीवन की छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत बड़ी सीख देती हैं और वो भी एक अपॉर्चुनिटी बन के आती हैं। कुछ इस डायरेक्शन में हमारे युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए मैं निवेदन करता हूं हेमंत सिंह जी से। आशा करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले आइए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमने बचपन में सुनी होगी, जंगल की, जंगल के राजा की।
बचपन में हमारे माता पिता, स्वजनों या शिक्षकों ने ये कहानी हमें जरूर सुनाई होगी, क्योंकि जब वो हमसे पूछा करते थे कि बेटा जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन होता है, तो हम कहते थे हाथी। वो हमसे पूछते थे कि जंगल में सबसे तेज जानवर कौन होता है, तो हम कहते थे चीता। जब वो हमसे पूछते थे कि जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन होता है, तो हम कहते थे जिराफ। जब वो हमसे पूछते थे कि जंगल में सबसे बुद्धिमान जानवर कौन होता है, तो हम कहते थे लोमड़ी। आखिर इन सारी क्वालिटीज के बावजूद चीता, हाथी, लोमड़ी या जिराफ में से कोई भी जंगल का राजा नहीं। और क्यों हम शेर को जंगल का राजा कहते थे, कभी सोचा है आपने? शेर एक ऐसा जानवर जो कि साहसी है। शेर एक ऐसा जानवर जो निडर है। शेर एक ऐसा जानवर जो भोजन के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज कभी मिस नहीं करता। शेर एक ऐसा जानवर जो रिस्क लेता है। शेर एक ऐसा जानवर जो परिस्थितियों का डटकर सामना करता है, कभी पीछे नहीं हटता। आखिर क्यों मैं आज शेर के बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से मैं उस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था, जो कि टॉपिक है लीडरशिप। शेर इस टॉपिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इस कहानी के माध्यम से मैं बताना ये कहानी आप रियल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं कि लाइफ में केवल बड़ा होना, केवल लंबा होना, केवल स्मार्ट होना या फिर केवल तेज होने से लाइफ में सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते हैं। आपको लाइफ में एक विल होनी चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए, अब एक फेथ होना चाहिए। अपने अंदर के शेर को आज बाहर निकालना है आपको। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लीडरशिप। हम लीडरशिप की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी। आज भारत का हर युवा धोनी को जानता है। तो बेस्ट फिनिशर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, भारत के सबसे सफल कप्तान रहे हैं धोनी। कैप्टन कूल के नाम से भी जाने जाते हैं धोनी। उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। धोनी ने अपने क्रिकेट करियर से पहले एक टिकट कलेक्टर का भी काम किया है। उन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना किया। शुरुआती करियर में कई बार रन आउट हुए। एक ऐसे स्टेज पे आ गए थे कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में आगे क्या करें। पर उन्होंने अपने लाइफ में अपने जिस टाइम सबसे ज्यादा प्रेशर था, उसी टाइम उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। और एक सक्सेसफुल लीडर की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होती है। आज मैं उनकी और कुछ क्वालिटीज को आपसे शेयर कर रहा हूं, जो कि मे बी आपके लिए भी हेल्पफुल हो। धोनी जिन्होंने हमें सिखाया कि आप सफलताओं को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे विनम्र रह सकते हैं, आप विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से खुद को संभाल सकते हैं, कूल रह सकते हैं, काम रह सकते हैं, आप किस तरीके से कि 4 लोगों के कुछ कहने पे भी क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे एक और बड़ी बात कि आप किस तरीके से पीछे न हटने के बजाय आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते हैं। पर इन सब में सबसे जरूरी बात है आप टीम को किस तरीके से सबको एक साथ, सबकी स्किल्स को सबको एक साथ लेकर कैसे चलते हैं। ये सारी चीजें हम धोनी के लाइफ से सीख सकते हैं। और मैं आज इन सारी लीडरशिप से रिलेटेड बातें इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आज जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो पूरा टॉपिक घूम फिर के लीडरशिप पे ही है। अभी तक मैंने आपको जंगल के राजा शेर की कहानी सुनाई, धोनी की कहानी सुनाई, पर मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया। जी हाँ, मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है और मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से 2016 में BCA कंप्लीट करी है। जी हाँ, सही सुना आपने, BCA कंप्यूटर साइंस। एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको आज लीडरशिप के बारे में बता रहा हूँ। दरअसल ये सच में एक आश्चर्यजनक बात होगी। सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जिस फेज के बाद पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरा हर चीज बदल जाती है। आप उसे टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। हाँ, मेरे लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। तो कुछ कारणोंवश 2 महीने का सस्पेंशन मिला मुझे और उस सस्पेंशन के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। मैंने अपनी गलतियों से, अपने सेल्फ इवेल्युएशन से काफी चीजें उसके बाद मैंने सीखी। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर सोचा कि हमने जो पढ़ा है वो और हम किसी अपने से छोटे अपने अनुजों को पढ़ाएं। तो हमें एक मौका मिला कि छत्तीसगढ़ से कुछ युवा विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ते थे वो आए हुए थे। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से रिक्वेस्ट करी कि हम इन्हें पढ़ाना चाहते हैं। जब सभी हमारे साथी
साथी, जब हमें सभी BCA के सभी साथी जब घर गए हुए थे, तो हम लोगों ने अपने कॉलेज में रुककर ही उन बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों को नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। ये मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने खुद से सीखा, अपने साथियों से सीखा, अपने टीचर्स से सीखा। एक और इंस्टेंस में शेयर करना चाहूंगा कि मैं और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर एक और आइडिया सोचा था कि हम आने वाले देव संस्कृति विश्वविद्यालय वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा कंटेंट तैयार कर सकते हैं जो कि जब वो YouTube पे उस वीडियो को देखें तो उन्हें कुछ एक्सपीरियंसेस मिले, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस मिले। तो हमने एक एक्सपीरियंस DSVV चैनल के नाम से एक कंटेंट जनरेट करने के लिए एक आइडिया सोचा था। उस टाइम हमारे पास ना साधन थे, ना हमारे पास कुछ शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं था कि किस तरीके से क्या करेंगे। पर समय के साथ साथ आपने वो स्टेप अगर ले लिया तो फिर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल अब धीरे धीरे अपने आप हो जाते हैं। तो ये इन इंस्टेंसेस से, इन जो इंस्टेंसेस हैं उनसे मैंने ये सीखा कि लाइफ में अगर आप 4 कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपके सामने जो सिचुएशंस हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी और आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूं तो वैसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, मैं उनमें से कुछ इंस्टेंसेस आपको बताना और चाहता हूं कि रूरल देव संस्कृत विश्वविद्यालय की एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी कॉलेजेस से, और इनका सबसे बेस्ट अगर एग्जांपल देना चाहूं तो वो है रूरल इंटर्नशिप। हमें पढ़ाई के बाद हमें मौका मिलता है कि गांव शहरों में जाकर हमने जो पढ़ा है, हमने जो वहां पे स्किल्स जो हमने सीखे हैं उसको हम बाहर जाकर इम्प्लीमेंट करें, बाहर जाकर हम वो दूसरों को सिखाएं। जैसे अगर हमने कर्मकांड सीखा है, जैसे हमने यज्ञ करना सीखा है, या फिर हमने कंप्यूटर साइंस जो हमने पढ़ा है वहां पे वो सीखा है, तो उन चीजों को हम बाहर जाकर दूसरे लोगों को बताएं। योगा अगर हमने किया है तो उनको बाहर जाकर बताएं। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है देव संस्कृति का कि उन्होंने इस माध्यम से हम सभी के अंदर जो हमारी क्षमता है उसको विकसित करने में हमारी बहुत मदद करी है। इसके लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय में मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आपको मौका मिलता है स्टेज परफॉर्मेंस का, आपको मौका मिलता है अपने जो आपका सब्जेक्ट है उसके अलावा योगा, उसके अलावा आपको ग्राम प्रबंधन, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में भी सीखने का मौका मिलता है। और ये सबसे खास बात है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वहां पे जो हम सबको सिखाया जाता है लाइफ मैनेजमेंट, जो कि आजकल किसी कॉलेजेस में, ये आजकल कहीं पे भी आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की। और मैं इस अपनी बात को खत्म करने से पहले, अपनी बात को विराम देने से पहले मैं गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जो कि शांतिकुंज हरिद्वार के फाउंडर हैं, उनकी एक बुक का एक कोट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने लिसन टू महाकाल्स कॉल एक बुक है, उसमें मेंशन किया हुआ है, गुरुदेव कहते हैं कि आज समय की मांग ये है कि हमें प्रोटेस्ट करने वाले युवा क्रांतिकारी युवाओं की जरूरत नहीं है, हमें उन युवाओं की जरूरत है जो समाज से जुड़े, जो लोगों से जुड़े, लोगों को जागरूक करें। हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे माननीय चिन्मय भैया, हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर माननीय चिन्मय भैया, जिन्होंने दिया के माध्यम से, दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के माध्यम से हजारों करोड़ों युवाओं को अपने इस मुहिम से जोड़ा है और युवाओं को जागरूक किया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय चिन्मय भैया का, देव संस्कृति का, जिन्होंने इस लर्न फ्रॉम लीडरशिप प्रोग्राम, इस इनिशिएटिव के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। साथियों, इस प्रकार से लर्न फ्रॉम लीडर्स थीम पर आधारित देव टॉक सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर पूर्ण होता है। लेकिन ये एक नई शुरुआत, एक नए कलेवर में, नए रूप से युवाओं में एक नई ऊर्जा देने का प्रयास है, युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से। साथियों, आपसे यही निवेदन और प्रार्थना है कि इस सकारात्मक संदेश को, इस मार्गदर्शन को, इन वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस को किसी न किसी रूप में आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाएं, ताकि वे सब भी इन इंसाइटफुल लर्निंग्स को अपनी लाइफ में जितना जल्दी से जल्दी पालें, उतनी जल्दी वो अपने भविष्य में
एक शानदार लीडर के रूप में, एक शानदार प्रोफेशनल के रूप में और सबसे बढ़कर एक शानदार इंसान के रूप में डेवलप होकर स्वयं का, अपने माता पिता का, अपने संस्थान का और देश का नाम रोशन करें। आपसे ही प्रार्थना है कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर @DSVV ऑफिशियल में जहां पर ये स्ट्रीमिंग हो रही है उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं। जल्द ही आपसे नए एपिसोड के साथ, नए स्पीकर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।